हाँ भाई लाडलो, उन सभी साथियों के एक बार फिर से जोरदार जय हिंद जो अपना बदन पे वर्दी का लेके जोरदार तैयारी में जुटे हुए हैं भाई। आज का जो वीडियो रहेगा अपना एक इस हिसाब का मॉडल सेट बनाया जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन रहेंगे जर्नल साइंस के सिर्फ, जिसमें आपको लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि जर्नल साइंस में आपको पढ़ना है तो आपको किन टॉपिक को जो है मोस्टली पढ़ लेना चाहिए अच्छे से कि उनके अंदर से क्वेश्चन उठना ही उठना है। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा, टेरिटोरियल आर्मी में बहुत हार्ड साइंस नहीं आती है, और जो भाई आती है ना वो मतलब कितने बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं इसके, मैं लास्ट में आपको टॉपिक बता दूंगा कि इन बेसिक से टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें से नहीं बनते हैं। और मैंने जो आज क्वेश्चन कराने वाला हूं बिल्कुल एक इस हिसाब के क्वेश्चन है जो पेपर में आए हैं, आगे आने की संभावना है, और पूरा उनका जो आपको आंसर करवाएंगे एकदम डिटेल के साथ में करवाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जरूरी नहीं वही क्वेश्चन उठे, लेकिन मैं उसकी आपको 4 से 5 लाइन बताऊं भी उस क्वेश्चन की, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी उठाते हैं तो आप उसको सही कर सकते हैं। और आप कोशिश करना थोड़ा और ज्यादा पढ़ लेना। लास्ट में मैं वो सारे कुछ टॉपिक हैं जो मैंने एनालाइज किया कि इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप जीएस में जितने क्वेश्चन आएंगे उनको सभी को कवर कर लेंगे। इसी हिसाब से कल एक जो मॉडल सेट और पूरा आपका एक अलग से कुछ टॉपिक इकट्ठे करके जीके का रहेगा कि इन इन टॉपिक को आपको याद कर लेना है और इस हिसाब के क्वेश्चन उठने वाले हैं। फिर उसके बाद मैथ का रहेगा और फिर अपन दोबारा से एक सेम उसी तरीके का आपका जो है मॉडल सेट लेके आ जाएंगे शानदार, जो आपका एग्जाम में बैठते टाइम जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें जो होगा किस हिसाब से होगा उस हिसाब, जैसे अपन ने लास्ट वाला करवाया था उसमें 2 क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी, पहले अपन उसको कवर कर देते हैं। 2 क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी आपके में, उसमें क्या था जो अपन ने लास्ट जो मॉडल सेट करवाया था ना उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे जिसमें गड़बड़ थी आपके सिर्फ ऑप्शन को लेके, बाकी क्वेश्चन कोई गलत नहीं थे। आपका 15 नंबर और 24 नंबर क्वेश्चन थे, जिसमें 15 नंबर में तो गौतम बुद्ध के जन्म को लेके वो ऑप्शन में है ऑलरेडी। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व, लेकिन उसमें क्या है जो आंसर की थी उसमें मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, तो उसको ज्यादा इश्यू आप लोगों ने अगर उस चीज को पकड़ा है देखा तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप जिस चीज को अच्छे से देख पा रहे हो, कमी भी ढूंढ पा रहे हो, मतलब ये है कि भाई सीधी सी बात आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं, इस हिसाब से तैयारी। तो मैं इस चीज के लिए बहुत ही वो हूँ भाई, प्रसन्न हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी खींची। और जो आपका मतलब उसमें 15 नंबर में जो डी ऑप्शन दिया था वो नहीं, उसमें ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद में 24वां जो था उसमें अपन ने बी ऑप्शन दिया था, उसमें सी आएगा। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म के बारे में पूछा था। ठीक है, उसमें क्या था टाइपिंग मिस्टेक हुई थी आंसर की में। तो अगर आप लोगों को पता है उसके बारे में तो ज्यादा उसके बारे में पैनिक होने की जरूरत नहीं, जब आपको उसका उत्तर पता है तो ज्यादा टेंशन में किसी लिए आना। ठीक है, और एक 39 नंबर का जो क्वेश्चन था ना उसमें इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग उठ गया था उनसे। ठीक है, जो संख्या थी ना वो 1000 और 800 के इस हिसाब से जहां तक मुझे आइडिया है उठा दी थी अलग अलग, लेकिन ऑप्शन में आपको शायद दोनों मिल गए, दोनों को सोल्व कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, बात यह है कि आपने सोल्व किया, आपने जो आंसर निकाला वो करेक्ट आया है ना, बस इसलिए मैंने बोला था कि 50 में से कितने आप सही कर रहे हैं। और उसमें से जितने बालक 45 टच कर रहे थे ना वो तो सिलेक्शन अपना मान के चलो, चाहे वो गुड में चाहे एक्सीलेंट में, उनको कोई नहीं रोक रहा इस बार। बस निगेटिव मार्किंग नहीं ठुकनी चाहिए, 45 सही करके और 5 अगले निगेटिव मत कर देना, वहीं रुक जाना। ठीक है, और एक्सीलेंट वाले अगर 40 भी पकड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 40 के साथ में और जो निगेटिव मार्किंग खा जा रहे हैं ना उनको दिक्कत है भाई, उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। एक ब्लड वाला जो 18 नंबर क्वेश्चन था उसमें कई बालक बता रहे थे नहीं भाई वो सही है, आप एक बार उसको देख लेना अच्छे से, बुक में देख लेना या फिर आप चाहो गूगल पे देख लेना, कहीं भी आप देख सकते हो उसके बारे में, आपको जानकारी मिल जाएगी, वो सही था। ठीक है, अब बात करते हैं आज वाले टॉपिक के ऊपर। इसमें सारे आपके क्वेश्चन रहेंगे जीएस के और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, डिटेल के साथ में बताऊंगा आपको, और लास्ट में आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि इन टॉपिक को आप पढ़ लो, आपकी जो है जीएस कहीं नहीं जा रही, जितने क्वेश्चन उठ रहे हैं वो सारे आप आराम से सोल्व कर लोगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप वाले कैंडिडेट को कहा जाता है, मतलब आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, पहले तो ये कमेंट करना। दूसरा, जो यूनिवर्सल डोनर है वो किसको कहा जाता है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो इसमें जो ब्लड ग्रुप होता है ना उसमें सारा खेल होता है एंटीजन एंटीबॉडी का, वो रिएक्ट करते हैं। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, आपका रेसिपिएंट यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी आ सकता है भाई, सबसे कौन ले सकता है। ठीक है, सबको कौन दे सकता है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो बार बार, तो मैं बताता हूं जो ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है ना सेम उसके अंदर वही एंटीजन होता है, ए बी के अंदर ए
और बी दोनों एंटीजन होते हैं, इसमें ए होता है इसमें बी होता है, ये एंटी और इसमें कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। सारा खेल इसी का है। अब इसके विपरीत में एंटीबॉडी होती है, इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी होंगी, क्योंकि इसमें कुछ भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी। इसके अंदर जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि दोनों एंटीजन है इसके अंदर, ब्लड ग्रुप के एंटीजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में जो ए है, इसके अंदर ए एंटीजन है तो इसमें बी एंटीबॉडी होगी, ठीक है, और इसमें बी एंटीजन है तो इसमें ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। अब बात आती है कि सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी रिएक्ट करता है, वो ब्लड नहीं चढ़ सकता। अगर वो नहीं है तो आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ओ को इसलिए बोला गया है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ओ जो है ना, ओ के अंदर कोई एंटीजन है नहीं, तो इसको किसी में भी आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। ओ नहीं ओ का मतलब, और इसमें भी क्या है ना यार, आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें भी क्या होता है, सिर्फ पैक सेल चढ़ाई जाती है, पीआरबीसी जो रेड ब्लड सेल है ना, सिर्फ वो चढ़ाई जाती हैं अलग अलग ग्रुप वाले के लिए, ठीक। और बाकी चीजें भी चढ़ाई जाती है, लेकिन वो अलग तरीके से चढ़ाई जाती है। इसको अलग ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो सारा आपसे पूछा जाता है पैक सेल के बारे में। बाकी टॉपिक जो है और भी डीपली है, लेकिन आपको ज्यादा वो नहीं सोचना है। सारी जो कहानी होती है ना, इनके अकॉर्डिंग होती है, तो इसको बोला जाता है। और इसके जो ए बी है ना, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। तो एंटीबॉडी नहीं, इसको कोई भी एंटीजन दोगे तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ये सबसे ले सकता है ए बी वाला, ठीक है। और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, ये सबको दे सकता है, ठीक है। एंटीजन ही नहीं है तो सामने वाले के पास ये एंटीबॉडी हो, अब इसके पास जैसे ये है, इसके पास एंटीबॉडी हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है या नहीं है, इसके पास एंटीजन ही नहीं है, रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये है, इसके पास एंटीबॉडी तो है लेकिन इसके पास एंटीजन नहीं है, इसको भी दे दो, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो सबको दे सकता है और ए भी सबसे ले सकता है, ये ध्यान रखना। और इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव निगेटिव के साथ आता है तो ओ निगेटिव ये सबको दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव ये सबसे ले सकता है। अब अगर पॉजिटिव निगेटिव आता है तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है पूछना तो वह पूछ लेना, अगले वीडियो में फिर से कवर कर देंगे अपन। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल के अंदर भाई, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कास्ट, कोयला या फास्फोरस। इसमें आएगा भाई ग्रेफाइट, ठीक है, राइट आंसर। अब आपने क्या किया अपना देख लेना। ग्रेफाइट किस हिसाब से आएगा? ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एक ग्रुप होता है जो नरम और परतदार होता है, जिससे ये कागज के ऊपर आसानी से निशान छोड़ता हुआ चलता है, ठीक है। इसलिए इसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला आ जाता भाई फिर आपका तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें आप ये देख लेना, जैसे जब मैं बता रहा हूं ना, तो उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन उठेंगे। अब उसमें जरूरी नहीं यही क्वेश्चन उठ जाए, हो सकता है ये भी आ जाए, क्योंकि पहले आए हुए भी हैं, है ना, या फिर इससे ही जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। तो अब जैसे मैंने जो नीचे आपको 3-4 लाइन बता रहा हूं, उसमें से उठा के कुछ क्वेश्चन में रख देगा, और आपको जो है कंफ्यूजन में नहीं रहना कि भाई क्या दिक्कत। अब जैसे एलपीजी जो आपका गैस सिलेंडर होता है घरेलू, उसके अंदर जो गंध आती है ना, जो तीखी गंध आती है, वो किसके कारण आती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर मरकप्टेन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो गैस जो होती है ना, वो होती है गंधहीन, उसमें कोई भी गंध नहीं होती, उसमें मिलाई जाती है। क्या मिलाया जाता है जिसके कारण उसके अंदर गंध आती है? एलपीजी सिलेंडर में एथिल मरकप्टेन रिसाव के कारण बदबू आती है। एलपीजी गैस मूल रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन है, यह अपनी प्राकृतिक अवस्था में गंधहीन होती है, इसके अंदर कोई बदबू मतलब नहीं आती उस टाइम पे है। एक रिसाव होने पर आप जो गंध देखते हैं वह वास्तव में एक बिल्कुल अलग एजेंट की बदबू है, जिसे एथिल मरकप्टेन कहा जाता है, जो इसमें मिलाया जाता है कि पता लग जाए कि हाँ भाई गैस जो है लीकेज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैस का। अगला क्वेश्चन आ जाता है, झूठ पता लगाने वाला जो यंत्र है, ठीक है, लाई डिटेक्शन डिवाइस जो है, उसको क्या बोला जाता है, उसका नाम क्या है? ठीक है, पॉलीग्राफ, मोनोग्राफ, ओलियोग्राफ या फिर नार्को टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, लाई डिटेक्टर जो मशीन है उसको आपसे ये पूछेगा तो आपको पॉलीग्राफ बताना है इसके अंदर, क्योंकि पॉलीग्राफ के नाम से भी या फिर लाई डिटेक्टर मशीन के नाम से भी, झूठ पकड़ने वाली मशीन, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक उपकरण और एक प्रक्रिया है एक तरीके की, जो कथित तौर पर मतलब प्रक्रिया इसको बोला जाए, शरीर में विभिन्न शारीरिक जो संकेत है उन सबको पहचान के फिर पता लगा सकता है कि व्यक्ति ने जो भाई अपन ने जो पूछा है उसका जो जवाब दिया वो झूठ बोला है, सत्य बोला है, ठीक है।
तो इसका जो है इस हिसाब से ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे डिवाइस के। कुछ मैं लास्ट में टॉपिक दूंगा आपको, उसमें बता दूंगा जितने भी ये डिवाइसेस हैं इन सभी के नाम कोशिश करना याद करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। आतिशबाजी में अब जरूर नहीं आपसे हरा रंग ही पूछे, लाल रंग पूछ दे, चमकदार रंग पूछ दे, या फिर ये जो है आतिशबाजी में जितने भी कलर होते हैं किस किस के कारण से होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सोडियम, बेरियम, पारा या फिर पोटेशियम आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। फिर जो पूछता है, जैसे चलो अपन डिटेल में चलते हैं, जो पटाखों में रासायनिक अवयवों का चयन विशिष्ट रंगों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे बेरियम जो यौगिक है गर्म करने पर हरा रंग उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर जिन जिन बालकों के पास साइंस रही होगी तो प्रैक्टिकल में भी उन्होंने ये सब करके देखा होगा, ठीक है। तांबे के लवण हरे और नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सोडियम लवण जो है ज्वाला में पीले रंग के होते हैं। उसके बाद में लिथियम यौगिक जो है लाल रंग उत्पन्न करते हैं। मैग्नीशियम धातु जो है वो जलने के बाद चमकदार सफेद प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है। और स्ट्रोटियम यौगिक चमकदार लाल रंग उत्पन्न करते हैं। तो अब चाहे आपसे कुछ भी पूछे, कोई सा भी रंग, इस हिसाब से आप इनको अगर याद कर लेते हैं तो आपसे भाई कोई भी कलर पूछा कि भाई किस के कारण, कौन से यौगिक के कारण, किस अवयव के कारण जो है ये आपका कलर उत्पन्न होता है, तो आपको उसमें बता देना है कि भाई ठीक है, जो पूछा जाए वो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो दंत चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो भाई दांतों की आवर्धित यानी कि बड़ी छवि देखने के लिए कौन से लेंस का, कौन से दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें अवतल, उत्तल, समतल या बेलनाकार आपको ऐसे दिया हुआ होगा। अब इसमें होता क्या है, अवतल आएगा, लेकिन क्यों आएगा, क्या है इसमें कहानी, ये भी आप देख लो। दंत चिकित्सक जो है दांतों की आवर्धित यानी कि बड़ी और सीधी छवि देखने के लिए अवतल अवतल यानी कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह वस्तु या फिर दांत को अपनी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखता है और एक बड़ी आभासी और सीधी छवि बनाता है, जिससे जो डेंटिस्ट होता है उसको दांतों और मुंह के अंदर के हिस्सों को देखने में और ठीक करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप में से अगर कोई दिखाने गया होगा, जैसे किसी के काली हो जाती है, खोखली हो जाती है, तो उसको देखते हो ना, एक छोटी सी डंडी के आगे एक शीशा सा लगा हुआ होता है, उसको अंदर दे के चेक करता है, उसमें क्या उसका बढ़िया प्रतिबिंब बन जाता है, जिसको वो आसानी से पता लग जाता है भाई हाँ इसको दिक्कत है क्या। तो उसको ज्यादा इधर उधर घूम के देखने की जरूरत नहीं है, उससे देख लेगा, उसको एग्जैक्ट दिख जाएगा किस लोकेशन में इसको कहाँ पे क्या दिक्कत हो रखी है, ठीक है। उसके बाद आता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त उपकरण क्या है। अब इसमें आपको इसके उल्टा भी बोल सकता है, इस हिसाब से भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कौन सा यंत्र क्या काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपको विद्युत जनरेटर या विद्युत मोटर, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर दे सकता है, लेकिन विद्युत मोटर ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, देख सकते हो विद्युत मोटर है, जैसे पंखे में लगी हुई है, रेफ्रिजरेटर में, पंप में, इलेक्ट्रॉनिक कारें हैं, इन सभी उपकरणों में जो है उपयोग होती है। क्या करती है, विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करती है और ये घूर्णन गति उत्पन्न करती है, क्योंकि ये अपने विद्युत को तो भाई उपयोग में ले लेती है और उससे घूर्णन गति जो है वो करती है। जैसे आप पंखा वगैरह देखेंगे तो होता क्या है, उसमें मशीन के अंदर जो है अपने उसमें चेंज कर देती है अपनी विद्युत ऊर्जा को, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें उल्टा भी आपसे आ सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए इस हिसाब से बोल सकता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इस हिसाब से पूछ सकता है। तो आपको अलग अलग ऑप्शन देगा, तो ये चीजें आपको पढ़ लेनी, मैं आपको आगे टॉपिक में दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कौन सी चीज बिजली से चल रही है और यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, मतलब अपन उसको यूज कर रहे हैं बिजली लेकिन उसमें खर्च हो रही है। तो इस हिसाब से जो भी आपसे पूछता है, आगे मैं टॉपिक दूंगा कि ये टॉपिक आप पढ़ लेना। जब आप वो टॉपिक पढ़ेंगे कहीं से भी, भाई आप बुक पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भाई कुछ परिवर्तन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन सा इनमें से जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। जैसे बर्फ का पिघलना हो गया, या फिर नमक का पानी में घुलना हो गया, फिर लकड़ी का जलना हो गया, पानी का उबलना हो गया। तो इनमें से अपने को देखना है भाई कौन से के अंदर रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज आ रहा है, ठीक है। लकड़ी का जलना जो है ना, अब ये देखो नॉर्मल सी बात है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है जैसे केमिकल चेंज का मतलब वो बदल चुका उसके अंदर वो चीजें, ठीक है। क्योंकि जैसे इन्होंने पूरा दिया हुआ है, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने की प्रक्रिया में लकड़ी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और राख बनाती है। अब वो चीजें वापस लकड़ी नहीं बन सकती, ठीक है, क्लियर है। क्यों, अब बाकी चीजों में देखो, इस प्रक्रिया में लकड़ी एक रासायनिक संरचना स्थायी रूप से बदल जाती है और इसे वापस मूल रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन की एक प्रमुख विशेषता है। और बाकी आप देखोगे
तो जैसे और आपको दिए हुए बर्फ का पिघलना, पिघल गई उसको फिर से बर्फ बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। नमक का पानी में घोल दिया लेकिन फिर से आप उसको वाष्पीकरण के द्वारा वापस पा सकते हो, ठीक है। या फिर आपका पानी का उबलना, ठीक है, पानी उबल के भाप बन गया, फिर से पानी बनेगा वो। तो कोई ये सब चीजें जो है जो वापस हो सकती है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। लेकिन लकड़ी जो है अगर जल गई तो भाई फिर आपको मैंने सारा समझा दिया क्या कहानी होती है इसमें। अगला देख लेते हैं, एक उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। अब आपको पता होना चाहिए कितने पीएच के ऊपर उदासीन होते हैं, कितने के ऊपर क्षारीय होते हैं, कितने पे अम्ल होते हैं, ठीक है। तो आपको उदासीन पूछ रहा है, अब इस हिसाब से आपको ऑप्शन देगा कि भाई 7 से कम या 7 से ज्यादा या 7 के बराबर या फिर 0। उदासीन कौन सा होता है, पढ़ा हुआ होगा आपने। उदासीन मतलब एक उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 रहेगा, ठीक है, जिसका अर्थ है कि यह ना तो अम्लीय है, अम्लीय मतलब पीएच मान जिसका 7 से कम है, ना क्षारीय है, पीएच मान जिसका 7 से ज्यादा है, ना इसका ज्यादा है ना कम है, मतलब इसका पीएच मान 7 है, इसलिए ये उदासीन है भाई। अब उदासीन का आप 0 मत ठोक देना, ठीक है। जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे की किसके साथ अभिक्रिया होती है। लोहे में जो जंग लग रही है ना, उसमें लोहे की जो है किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, केवल ऑक्सीजन, केवल पानी, ऑक्सीजन और पानी दोनों के साथ, या फिर केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब इसका राइट आंसर जो होगा, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे आमतौर पर जंग कहा जाता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों शामिल होते हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है भाई। इसी हिसाब से आपसे पूछेगा, अब जरूरी नहीं जो क्वेश्चन मैंने दिया वही पूछे, इन लाइनों में से भी आपका क्वेश्चन बना सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो बेकिंग सोडा है ना भाई, उसको उसका रासायनिक रूप से या फिर उसका सूत्र पूछ सकता है। अब देखो ये भी है, कुछ ऐसे होंगे आपको किसी का जैसे साइंटिफिक नाम पूछ लेगा या फिर किसी का सूत्र पूछे, तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। बेकिंग सोडा को जो है किस नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम इसका क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। नाम आपको इस हिसाब से देगा सारे लगभग लगभग कि आप कंफ्यूज हो जाओ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दीबाजी में नहीं करना, आपके पास में क्वेश्चन कम है, समय भी काफी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रासायनिक नाम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा, ये आपको रासायनिक इसका सूत्र दिया हुआ है NaHCO3। उसके अलावा इसके अन्य नाम भी हैं, कुकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। ये बेकिंग में आटे को फुलाने और पेट की एसिडिटी को बेअसर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है। रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और आपके प्लाज्मा। अब इसमें होता क्या है, जैसे आप कहीं से कट गए, ठीक है, ब्लड निकल रहा है, तो उसको रोकने में क्या मदद करता है, तो प्लेटलेट इसका जो है राइट आंसर रहेगा। आपको अगर पता हो, जैसे ही आप कहीं से कटते हो तो प्लेटलेट वहां आके थक्का बना लेते हैं, क्लोटिंग फैक्टर वगैरह को एक्टिव कर देते हैं, जिससे आपका ब्लड बहने से रुक जाता है भाई, ठीक है। आपका जो है खून बहेगा नहीं, रुक जाएगा। तो इसमें प्लेटलेट जो है उनका ये मुख्य कार्य है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। जितने भी जीवित प्राणी है घूम फिर के एक दूसरे के ऊपर जिस हिसाब से डिपेंडेंट है, तो भाई उनका जो अंतिम ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, पानी या फिर सूर्य का प्रकाश या फिर हवा या मिट्टी। अब इसमें भी इस हिसाब के क्वेश्चन में भी कुछ बालक कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे आपको ये देख लेना है, सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य, ठीक है, यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं और फिर यह ऊर्जा पौधों को खाकर या फिर पौधों से बने उत्पादों को खाकर शाकाहारी या फिर मांसाहारी जीवों में स्थानांतरित होती है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, ठीक है। जैसे मांसाहारी ने शाकाहारी को खाया, शाकाहारी ने पौधे को खाया, पौधे ने जो है सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण से, वही सारी जो है प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा ना, वो रहेगा आपका ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश, ठीक है।
एकमात्र अपवाद भी इसके अंदर है, जो आप चीज सुन लेना, जो समुद्र की गहराई में रहते हैं, जिनके अंदर भाई सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिनको रसायन पोषी बोला जाता है। रसायन पोषी जीव रासायनिक बंधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन यह बहुत कम जीव समुदाय है। मैक्सिमम जो है उनके लिए सूर्य का प्रकाश ही, अधिकांश जीवन के लिए सूर्य ही अंतिम स्रोत है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्यों में लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? मान लो आपके किसी ने रैपट मार दिया, अब आपको खतरा आभास हुआ कि भाई ये मेरे से तगड़ा है, आप भाग गए, ठीक है, या फिर आपको लगा कि हाँ ये तो मेरे से कमजोर है, मेरे साथ दो और खड़े, मैं इसको लपेट दूंगा, तो आपके अंदर जो प्रक्रिया हो रही है ना कि भाई लड़ूं या भागूं, ये चीज किसके कारण होती है? ठीक है, इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन या फिर एड्रेनलाइन या फिर एस्ट्रोजन। अब आपको जब पढ़ा होगा तो आपको पता रहेगा एग्जैक्ट। मनुष्यों में लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से भाई एड्रेनलाइन और नॉर एड्रेनलाइन जो है ये हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, जो अधिवक्र ग्रंथियों के द्वारा खतरे के समय पे छोड़े जाते हैं, और ये हृदय की गति को बढ़ाते हैं, वायुमार्ग खोलते हैं और शरीर का तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करते हैं। साथ ही कॉर्टिसोल भी इस प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शरीर को लंबे समय तक सतर्क रखता है। ठीक है, तो ये सारा हार्मोन का खेल है। अब कौन सा जो है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? अपने मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो शरीर के अंदर शारीरिक मुद्रा है या फिर उसका जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? आपका मस्तिष्क हो गया, या फिर अनुमस्तिष्क, सेरेब्लम या सेरेबेलम, उसके बाद मेड्यूला या फिर आपका हाइपोथैलेमस। इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो उसमें आ जाएगा भाई आपका सेरेबेलम। अब इसमें सेम मिलते जुलते नाम रहेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपका जो अनुमस्तिष्क है वो भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, जो ऐच्छिक पेशियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है और शरीर को स्थिर रखने में मदद करता है। खासकर मस्तिष्क के पिछले निचले हिस्से में स्थित होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का एक भाग है? अब इनमें से कौन सा है जो मानव के श्वसन तंत्र का एक भाग है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन आपको इस हिसाब से ही क्वेश्चन याद करने, बहुत हार्ड मैं बोल रहा हूं। आपका जो अग्निवीर का पेपर है ना उससे भी इजी पेपर आएगा, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार मेरिट बनाने में उन लोगों को दिक्कत हुई होगी नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से, तो इस बार उस दिक्कत का जो है सोल्यूशन के लिए इन्होंने नेगेटिव मार्किंग ठोकी भाई। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन में भी बालक गलती कर सकते हैं। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र के लिए कई भाग हैं, जिनमें से मुख्य रूप से आपका नाक हो गया, गला हो गया, ठीक है, स्वरयंत्र हो गया, श्वास नली होगी, श्वास नलिकाएं होगी, आपके फेफड़े हो गए और डायफ्राम शामिल है, जो हवा को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में काम करते हैं। तो आपका फेफड़े जो है यहाँ ऑप्शन में है, बाकी इनमें से कोई भी जो है आपके ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका लंग्स हो जाएगा भाई। ठीक है, 16 क्वेश्चन हो गए हैं, ये अगला हो गया आपका 17वां। किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, ओममीटर, गैल्वेनोमीटर। अब इस हिसाब के भी नाम रहेंगे जिसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट एमीटर पे टिक कर देंगे भाई, जो आपका राइट आंसर होगा। किसी परिपथ में विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको मापने के लिए एमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे एम्पियर मीटर भी कहते हैं। हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक, और धारा को एम्पियर में मापा जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार है? व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो इसमें हीमोग्लोबिन राइट रहेगा, जो पूरे ब्लड के अंदर अपनी ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, आगे डिटेल भी दी हुई है इसकी। मानव रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए मुख्य रूप से लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जिम्मेदार होती हैं, जिनके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन को बांधता और पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, करेगा क्या भाई, पूरा ब्लड जो है आपकी आर्टरी के थ्रू जो है जाएगा बॉडी के अंदर, लास्ट में कैपिलरीज वगैरह में छूट जाएगा, फिर वापस जो डीऑक्सीजनेटेड होगा वो आपकी वेन्स के थ्रू वापस चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आता है। तो ये काम होता है आपके हीमोग्लोबिन का, जो ऑक्सीजन की पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है,
पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, प्लेटिनम। ठीक है, ये प्राकृतिक पदार्थ की अगर बात करें तो आपका हीरा ही रहेगा, लेकिन जैसे रासायनिक क्रिया से बनाए गए हैं तो उनमें और भी हो सकते हैं ऑप्शन में अगर आपको देंगे तो, लेकिन अगर प्राकृतिक बात ये बोल रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध। ठीक है, अब इसमें इसने उस हिसाब से तो नहीं लिखा है कि प्राकृतिक, लेकिन उपलब्ध लिखा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन इस हिसाब के दिए हैं, तो इसमें हीरा ही आपका जो है राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ डायमंड है, मतलब हीरा है, जो शुद्ध कार्बन का एक रूप है और मोसे पैमाने पर 10 अंक के साथ सबसे अधिक कठोरता दर्शाता है, जिससे यह खरोच और घिसाव के प्रति अद्वितीय रूप से प्रतिरोधी है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जीएस का, कि मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि इस हिसाब के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में। उसके अलावा टॉपिक मैं आपको अभी बता दूंगा क्वेश्चन खत्म होने के बाद कि ये टॉपिक आप थोड़ा टाइट पढ़ लेना भाई। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई मंगल ग्रह आई थिंक इसका राइट आंसर रहेगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जिंक की प्रचुर मात्रा है, जो इसे गहरा लाल रंग देती है। यह लाल रंग धूल और मिट्टी में फैला हुआ है, जिससे ग्रह और उसका आकाश भी लाल दिखाई देता है, और इसी कारण इसे यह नाम मिला है। तो मंगल ग्रह इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलो आज के यही क्वेश्चन मैंने कराने थे इसके अंदर जो मोस्ट रहेंगे आपके लिए। अब इसके बाद कर लेते टॉपिक की बात कि आपको जीएस के लिए कौन कौन से टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अपन बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो करंट में जो घटनाएं घट रही हैं विज्ञान से रिलेटेड, जैसे कोई भाई मिसाइल का परीक्षण हो रहा है या फिर कोई वैज्ञानिक जो भी चीज की खोज हो रही है, जो भी घटना घट रही है, तो उन चीजों से जुड़े रहने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, वो क्वेश्चन में आने के उनके भी चांस होते हैं। बाकी ये अपन जीव विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपके मानव शरीर, पाचन, श्वसन और परिसंचरण, उत्सर्जन, तांत्रिक तंत्र, कोशिकाएं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद में स्वास्थ्य और पोषण, आपका हेल्थ और न्यूट्रिशन हो गया, जो विटामिन, खनिज, संतुलित आहार, रोग आपके हो गए, डिफिशियंसी डिजीज मतलब किसकी कमी के कारण क्या रोग होता है, या फिर रोग के नाम पूछ लिया है ना। पादप और जंतु जगत की अगर अपन प्लांट और एनिमल किंगडम की बात करें तो वर्गीकरण, पदार्थ कार्य की, जंतु ऊतक, ठीक है, टिश्यू जो आपके हो गए, उस हिसाब से ये टॉपिक आपके रहेंगे। उसके अलावा पर्यावरण और परिस्थितिकी में आपका प्रदूषण हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गई। ठीक है, तो इन चीजों को आप मोस्टली अगर पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग आपकी बायोलॉजी मतलब कवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है आपकी फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जिसमें आपके मात्रक और मापन, ठीक है, जिसमें आपके मात्रक और मापन हो जाएंगे, जिसमें एसआई इकाइयां होगी, जैसे शक्ति की, वाट की, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, मतलब ये जितने मीटर के बारे में मैंने आपको अभी क्वेश्चन में भी कवर किया था, तो ये आप पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। बल और गति और ऊर्जा, ठीक है, गति के नियम, कार्य, शक्ति, ऊर्जा के प्रकार, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस और ध्वनि की प्रकृति, ये सब पढ़ लेना है। विद्युत और चुंबकत्व, ठीक है, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, रेखाएं, चुंबक के गुण, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना है। ठीक है, और मैंने लगभग इनमें से क्वेश्चन भी छांट के दिए हैं आज जो आपको करवाया उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद रासायनिक विज्ञान आ जाती है आपकी केमिस्ट्री, जिसमें से आपको ये टॉपिक पढ़ लेने। आप चाहो तो इनके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड आएंगे नहीं। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की भी बुक ले सकते हैं, लेकिन आप एक इस हिसाब की नॉर्मल बुक लेंगे जिनमें लगभग ये टॉपिक कवर हो तो आपका आसानी हो जाएगा। नहीं तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं इन टॉपिक्स के लिए, या फिर ऑनलाइन बुक वगैरह में भी आप देखेंगे तो इन टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, धातुएं और अधातुएं, उसकी उनके गुण और उपयोग, ठीक है, और दैनिक जीवन में रसायन जो यूज हो रहे हैं जैसे साबुन, डिटर्जेंट, उर्वरक, इन सबको आपको जो है एक बार कोशिश करना है इनके बारे में 8-8, 10-10 लाइन पढ़ लेना, तो क्वेश्चन कहीं से भी उठे जिसको आप आसानी से सोल्व कर पाओ भाई। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो अपन कोशिश करेंगे कल इसी हिसाब से जीके के कुछ मोस्ट लगभग कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन ले आए और उसके कुछ मोस्ट टॉपिक आपको बता दें जो आपको पढ़ लेना उचित रहेगा। फिर उसके बाद मैथ का, और फिर से जो है सभी को जोड़ के एक बार 50 क्वेश्चन का फिर एक शानदार मॉडल सेट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।